नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कटियार। आप देख रहे हैं सेवार सिविल सर्विसेज। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में ये 1909 का एक्ट है। देखिए, कुछ एक्ट ऐसे हुए हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर। उसमें इससे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट। इससे देखिए एग्जाम में बहुत ठीक ठाक सवाल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, किसी भी एग्जाम का। कुछ पीछे की कहानियां थी। जब मैं कोई भी डिस्कस करता हूं आपसे, कोई भी एक्ट में जब आपसे डिस्कस करता हूं तो मैं पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूं कि क्यों वो एक्ट आया। क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपसे ठीक ठाक बढ़ के थोड़ा सा स्तर, हर बार एग्जाम का स्तर बढ़ रहा है, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मोटी मोटी कुछ चीजें मैंने आपको जैसे यहाँ पे लिख रखी हैं, यहाँ पे लिख रखी हैं, यहाँ पे लिख रखी हैं, बहुत सी जगह पे लिख रखी हैं, लेकिन इनके पीछे का कारण क्या था इसको हम लोग एक बार जरा देख लें। अगली स्लाइड पे ये देखिए, वो नाम है जिसको आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा गवर्नर जनरल की काउंसिल में, जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें पहले भारतीय मेंबर। ठीक, इन सब चीजों पे आने से पहले पीछे की कुछ स्टोरी देख लेते हैं, उससे आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे आपको लेके आता हूँ एक नई स्लाइड पे। यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखिए कहानी क्या थी। इससे पीछे का जो काउंसिल एक्ट आया वो 1892 का काउंसिल एक्ट था, और उस काउंसिल एक्ट में जो डिमांड की गई थी कांग्रेस द्वारा, जो इंडियन के और लिबरल पर्सन्स थे, जो एलिट क्लास थी यहाँ की, वो बार बार अपनी मांग करती रहती थी, उसको पूरा नहीं किया गया। बट ये मांग और ज्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्योंकि जब मांग लगातार की जा रही है तो आप देखते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो कारण बनती हैं 1909 के काउंसिल एक्ट आने का। उसमें घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है। बंगाल विभाजन हुआ है, ठीक, बंगाल विभाजन, ठीक ठीक। और बंगाल विभाजन के ठीक बाद में स्वदेशी मूवमेंट चालू किया गया है, जिसका इम्पैक्ट ठीक ठाक जगह पे पड़ना स्टार्ट हो गया है। बंगाल में ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया है, और उन प्रेशर क्रिएट करने के कारण से अंग्रेज जो है इस समय दबाव में है। लोग उपाधियां वापस कर रहे हैं अपनी, लोग स्कूल छोड़ रहे हैं। 1906 में आके मूवमेंट बहुत तेजी पकड़ लेता है, और 1906 में ही एक भारत शिक्षा परिषद का निर्माण किया जाता है। मतलब नया एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट करने की इंडियन लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से उग्रवादी जो लोग हैं, जिनको चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट आप बोलते हैं, उनका प्रभाव कांग्रेस में बढ़ रहा है, और वो प्रभाव जब बढ़ेगा तो कांग्रेस की डिमांड जो हो रही है उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। पहले जो लोग अनुनय विनय करते थे, जो पत्र लिखते रहते थे, अब वो बहुत एक्सट्रीम तरीके से अपनी मांग उठाते हैं। इसी क्रम में 1906 में कांग्रेस पहली बार स्वदेशी मतलब होम रूल की डिमांड करती है। वो होम रूल कैसी होगी? जो ऑस्ट्रेलिया में होम रूल चल रहा है, मतलब कि हम एक शासन के अंदर रहते हुए अपनी सरकार बनाएं, अपना काम करें। और दो चीजें देखिए हो गई। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, जो चरमपंथी हैं, उनकी भी संख्या बढ़ रही है। तो जब उनकी संख्या बढ़ी है, उनका काम करने का दायरा बढ़ा है, तो वो उनकी मांगें भी उसी अनुसार बढ़ रही हैं। और एक्सट्रीमिस्ट में अगर बात करूं तो उग्रवादियों, जो चरम उग्रवादी थे, जैसे अनुशीलन समिति, उस समय ये वहां पे मतलब ये तेजी पकड़ रही है। तो कहने का आशय ये है कि डिमांड बहुत तेजी से है और अस्थिरता की स्थिति पैदा होने वाली है। इसको अंग्रेज पहले से भांप रहे हैं, और इसमें कई कई बार डिमांड जो है उनको धीरे धीरे से बोल दिया जाता है कि चलो अब की बार कर देंगे, अब की बार कर देंगे। लेकिन ये वो टाइम है जहां पे इंडियंस जो हैं रुक नहीं रहे हैं। अब देखिए, इसी क्रम में जब गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है, ये मार्ले साहब से मिलते हैं, जो भारत का राज्य सचिव है, और उनसे डिमांड करते हैं कि ऐसी चीज की जाए कि कुछ हमें अधिकार और एक्स्ट्रा प्रदान किए जाएं, हम शासन ठीक से करें। ठीक, तो मार्ले क्योंकि लिबरल पार्टी का है, ये थोड़ा लिबरल है, लेकिन मिंटो साहब जो हैं वो अक्खड़पंथी वाले व्यक्ति हैं, उनकी विचारधारा अक्खड़ों वाली है। दूसरी ये भी एक पॉइंट हो गया। तीसरा अगला पॉइंट है, देखिए आपने देखा है आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग से पहले, जब मुस्लिम लीग नहीं बनी तो जो मुस्लिम एलिट क्लास थी वो आगा खां के नेतृत्व में 1906 में मिलती है जाके शिमला में मिंटो साहब के साथ में, और समर्थन देने को अपना तैयार हो जाती है। मिंटो साहब उनको ये मनाने में बहुत आराम महसूस करते हैं, बहुत आराम से उनको मना लेते हैं कि मैं तुमको एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करूंगा। इसी क्रम में आप देखेंगे जब 1908 में
मुस्लिम लीग एक अधिवेशन करती है जिसको बोलते हैं आप अमृतसर का अधिवेशन, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन, और उसमें ये डिमांड उठाई जाती है सेपरेट इलेक्टोरेट की। इसको मान लिया जाता है 1909 के एक्ट में। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखें। तो पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत बहुत दबाव आ रहा है ऊपर से, और अंग्रेज जो हैं अब बहुत परेशान हैं, उनको कुछ ना कुछ करना है। तो आप, ये बिल्कुल वही स्थिति है जैसे कि आप किसी को 1 लाख रुपए उधार दे दें, और आपके एक दोस्त हैं, आप तो बहुत सीधी प्रवृत्ति के हैं, आपके कुछ दोस्त हैं जो लड़ाई वड़ाई भी लड़ लेते हैं, डंडा अंडा लेके खड़े हो जाते हैं, तो वो आपके साथ पीछे खड़े हैं। जो दोस्त पीछे खड़े हैं वो है एक्सट्रीमिस्ट, जो आप हैं वो है लिबरल, वो है शांत स्वभाव वाले, और आप अपना ही 1 लाख रुपए मांगने गए हैं, और सामने से इंसान इतना चालाक है, वो 1 लाख रुपए आपको वापस करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो ये कोशिश करते था कि ऐसा करो यार, 5,000 रुपए भी ले लो, बाकी धीरे धीरे करके देते रहेंगे। आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, 5,000 दे रहा है, दे तो रहा है। बिल्कुल सेम स्थिति होती है इन एक्टों के माध्यम से। अंग्रेज जो हमारा है वो देने को राजी नहीं है, लॉलीपॉप टाइप की एक दे के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब कहानी थी, इस कारण से ये एक्ट आया। इस एक्ट आने के पीछे जो नाम इसको दिया जाता है, वो दिया जाता है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले साहब जो हैं, ये मार्ले साहब हैं, ये भारत के राज्य सचिव हैं जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, और जो मिंटो साहब हैं, ये हैं भारत के वायसराय। ठीक, वायसरॉय, ये दोनों मिलकर एक एक्ट ला रहे हैं 1909 में। ठीक, अब ये एक्ट क्या है, इस पे जरा चर्चा कर लें, इसके प्रावधान पे जहां से क्वेश्चन आता है। पीछे की स्टोरी जाननी बहुत जरूरी है, आपको मेंस में लिखने को फायदा मिलेगा और आपकी समझ भी बढ़ेगी, चीजें रटने से मुक्ति मिलेगी। मैं बार बार ये चीज कहता हूँ आपसे। पीछे की अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो देख लें जाके, और पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि एक नए नजरिए से पूरे, देखिए चैनल पे बिल्कुल कंक्रीट चीजें होंगी, बिल्कुल कोई इधर उधर की फालतू की चीजें नहीं होंगी व्यूज बढ़ाने के लिए। इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें जितनी इंपॉर्टेंट हैं केवल उतनी ही आपको मिलेंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलता हूँ, क्या प्रावधान थे इस पे मैं बात करता हूँ। तो देखिए बार बार से बात हो रही है, 1992 के एक्ट में हमने देखा कि जिस चुनाव प्रणाली की जो बात हो रही थी, जो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था वायसराय की काउंसिल में, वो उसमें ये बोला, कांग्रेस की बार बार से डिमांड ये थी कि इनको निर्वाचन पद्धति के द्वारा, निर्वाचन जो प्रणाली है उसके द्वारा इनको चुना जाए, ना कि इनको नॉमिनेट किया जाए। तो वो नॉमिनेशन 92 में खत्म हुआ, लेकिन जो चुनाव था उस चुनाव प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया। बहुत मतलब हास्यास्पद तरीके से उसको चुनाव भी बोलते हैं, और अस्पष्ट चुनाव एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको, ये अस्पष्ट चुनाव का नतीजा था। 1909 में जो दो मांगे और बढ़ गईं कि जो बजट पर बहस करने का अधिकार तो 92 में दिया गया, 1892 में, लेकिन बजट पर बहस करने के साथ में जो पूरक प्रश्न थे, जो फॉलो अप क्वेश्चंस थे, जो क्या जिनको बोला सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, वो पूछने का अधिकार नहीं था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते थे, तो उनको इसमें पूछने का अधिकार दे दिया गया, एक चीज। दूसरी चीज देखिए, काउंसिल एक्ट है, काउंसिल एक्ट मैंने बताया था क्या होते थे, जब काउंसिल्स में परिवर्तन होता था तो काउंसिल एक्ट उनको बोला गया। अब जब ये काउंसिल एक्ट है तो ये काउंसिल की संख्या में परिवर्तन करेगा। अब देखिए दो जगह पे काउंसिल है, एक स्टेट में काउंसिल है और एक सेंट्रल में काउंसिल है। सेंट्रल में काउंसिल है जिसको बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट में जो काउंसिल है उसको बोलते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कानून बनाने का निर्माण करती है। अब जो स्टेट में संख्या बढ़ाई गई, काउंसिल में जो सदस्य थे, जो नॉन ऑफिशियल सदस्य थे, जिनको गैर सरकारी सदस्य बोला गया, इस एक्ट के माध्यम से उसमें संख्या बढ़ाई गई। 1909 के ही एक्ट में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें भी संख्या बढ़ाई गई, लेकिन वहां पर सरकारी बहुमत बना रहा, जबकि राज्यों में, जबकि प्रोविंस में सरकारी बहुमत कम हो गया। ठीक, जो नॉन ऑफिशियल लोग थे उनका बहुमत बढ़ा। चलिए अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं। नंबर एक तो चीज मैंने ये पॉइंट डिस्कस कर दिया, सरकारी बहुमत बढ़ा, संख्या बढ़ी। संख्या बढ़ने के साथ साथ आप एक चीज याद रखें, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें पूछेगी नहीं। 16 से लेके जो सेंट्रल में जो मेंबर थे उनको 60 कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट याद रखेंगे। और एक पॉइंट ऐसे भी आता है, जैसे बंगाल है, मद्रास है, बंबई है, यहाँ पे जो सदस्य थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई और वो संख्या अब पहुंच गई थी 50। ठीक, लेकिन
ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अन्य जो अलग अलग प्रोविंस हैं उनमें अलग अलग संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे प्रोविंस से ऐसे सवाल बनेंगे नहीं। लेकिन नंबर 2 पॉइंट पे आ जाइए। एक तो संख्या बढ़ी, और इसमें ही इसी पॉइंट में ये याद रख लेना कि स्टेट बोलिए इसको, प्रोविंस बोलिए, ठीक। इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे, नॉन ऑफिशियल गैर सरकारी जिसको बोलते हैं, ठीक, गैर सरकारी जिसको बोलते हैं, उनकी संख्या ज्यादा थी 50% से, ठीक। उनका बहुमत था, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए नंबर 2 पे आ जाएंगे। तो आपको याद होगा कि जो प्रोविंस था उसमें ये वाली घटना तो मैंने बता दी आपको, ठीक है। दूसरी चीज ये थी, जो 1908 में जो डिमांड की गई मुस्लिम लीग द्वारा, आगा खां जिसका नेतृत्व कर रहा था। मुस्लिम लीग हालांकि 2 लोगों ने मिलकर बनाई थी, बंगाल का नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क। लेकिन आगा खां थोड़े होशियार किस्म के थे, तो वो उस पर कब्जा कर लेते हैं, मतलब एक तरीके का कब्जा ही होता है, और पहले अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक। तो इसलिए आप रखते रहते हैं, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग है वो आगा खां है, जबकि जो संस्थापक है वो कौन है, वो सलीमुल्लाह है, बंगाल का नवाब, ठीक, और मोहसिन उल मुल्क, 2 लोग, ठीक है। तो 1908 में जब डिमांड की गई अमृतसर के अधिवेशन में कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, पृथक निर्वाचन दिया जाए, तो ये व्यवस्था 1909 के एक्ट में स्वीकार कर ली गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम से कम 25 बार पूछा गया है, 25 बार, छोटे से लेके बड़े एग्जाम में कितनी बार पूछा गया होगा नहीं पता मुझे। लोग 1909 के एक्ट को इसीलिए याद रखते हैं क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, ठीक। मतलब इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम जो मुस्लिम हैं उनका चुनाव केवल मुस्लिम ही कर सकते हैं, ठीक है। उनके इलेक्टोरल सिस्टम में उनके, जैसे कि अभी क्या होता है कि आप चुनाव लड़ने गए तो आपको सारे लोग वोट देते हैं, या फिर वो हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी रेस के हों, अगर वो ह्यूमन हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो वो आपको वोट दे सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम नहीं था। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब ये था कि केवल अगर मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम अगर कोई कैंडिडेट है जहां पे, तो वो वहां पे केवल मुस्लिम मतदाता ही उनका चुनाव करेगा। ये धर्म को, जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया में, उनको बढ़ाता था। इसलिए इसको गांधी जी बोलते हैं कि 1909 के एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ठीक। याद रखना, पार्लियामेंटो सुधार नहीं था, वो बोलते हैं कि इसने सर्वनाश किया है, ठीक। इस चीज को आप याद रखेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ठीक। नंबर 3 पे चलिए, अब आ जाइए। मैंने आपको एक पीछे स्लाइड पे एक फोटो दिखाई थी, मैं फिर से आपको चलो दिखाता हूँ। कहाँ गया ये? इस फोटो को आप ध्यान से देखेंगे, ये वाली फोटो, ये है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये बंगाल के एडवोकेट जनरल हुआ करते थे। इनको पहली बार, आप याद रखना, देखिए आप हर बार कंफ्यूज होते हैं, इनको पहली बार, प्रथम भारतीय हैं ये, इनको पहली बार, वर्ड ध्यान से सुनना, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, या मैं कहूं वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर पहला भारतीय नियुक्त किया गया। अब आप कहेंगे क्योंकि जो और पीछे बंगाल के राजा, बनारस के राजा और पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, ये कहां फिर हुए थे, ठीक, ये कहां हुए थे? तो ये हुए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो 1853 में जिसकी नींव रखी जा रही थी। ये जो 3 लोग थे, इनको चुना गया 1861 में, ठीक। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो बनाती है क्या, जो बनाती है कानून, जो बनाती है एक्ट बनाती है इंडिया के अंदर, ठीक। और लेकिन ये जो हैं, ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है, कार्यकारी परिषद में है, ठीक। इतनी चीज आप याद रखने, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है, सिन्हा। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो इन्हीं को अंग्रेजों ने उठाकर लॉर्ड की उपाधि दी थी, लॉर्ड की उपाधि। हो सकता कभी ये भी पूछ दिया जाए, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कौन थे? तो बंगाल में एडवोकेट जनरल थे, ठीक। इतनी चीज आपसे पूछी जाएगी। एक चौथी चीज इसमें और भी हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से रखना कि देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान लगा के देख लेना, लिख लेना कहीं पे, ये पॉइंट आ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। जो देखिए इंग्लैंड में बैठा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसकी 15 सदस्यीय काउंसिल होती थी। ये कहां से आई थी? तो 1858 के एक्ट से आई थी, ठीक है, 1858 के एक्ट से आई थी, ठीक। 15 सदस्यीय काउंसिल, इसमें
पहली बार ये व्यवस्था की गई कि कम से कम इसमें 2 लोग और होंगे जो भारत, जो इंडियन अफेयर्स पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से वार्ता करेंगे। ठीक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है। 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसकी बात होती रहती है अक्सर, और इसकी एसपी सिन्हा वाली ये बात कई बार पूछी गई है आपसे, 20 बार कम से कम। ये वाला पॉइंट रेयर पूछा गया हो तो पूछा गया हो, बट अभी तक पूछा नहीं गया है, बट याद रखेंगे। तो एक चीज और है, इसी क्रम में मैं आगे और आपको लेके आता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए लिखूंगा, इसी क्रम में जब आप देखते हैं तो ये 4 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए। इसी क्रम में अगर आप देखते हैं तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 में जो मुस्लिमों को दिया गया, इसी को बढ़ा के 1919 में अन्य लोगों को भी दे दिया जाएगा, और 1935 में भी इसको बढ़ाया जाता है, जिसमें महिलाएं होती हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, जिसमें लेबर जो होते हैं उनको समाहित किया गया। अन्य भी कुछ लोग थे, 3 यहाँ पे लोग थे, 3 तरीके की कैटेगरी थी जिनको ये किया गया। ठीक, तो ये कोई बहुत अच्छा एक्ट नहीं था, केवल अच्छी चीज इसमें ये थी कि कुछ संख्या बढ़ी, और जो प्रोसेस था इलेक्टोरल प्रोसेस, उसको जो पृथक निर्वाचन है उसकी ये संख्या बढ़ाई गई। और देखिए एक चीज और मुझे इसमें याद आ रही कि 1892 में आपसे एक्ट में बोला गया था कि अप्रत्यक्ष चुनाव होगा वहां पे। ठीक, अप्रत्यक्ष चुनाव, इसमें भी 1909 के एक्ट में भी अप्रत्यक्ष चुनाव ही रहता है, लेकिन देखिए चुनाव का सिस्टम बदला है कुछ। ठीक, चुनाव का सिस्टम ऐसे बदला है, ये चीज अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप याद रखेंगे। देखिए स्टेट, बिल्कुल नीचे चले जाइए, बिल्कुल नीचे चले जाइए, चुनाव की पद्धति मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल नीचे जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगी जिला बोर्ड, जो लोग, मतलब यहाँ पे आप लिखिए लोकल बॉडीज। ठीक, ये लोकल बॉडीज होती थी, इसमें आता था जिला बोर्ड भी इसमें आ जाता था, इसमें चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भी इसमें आता था। ठीक, इसमें ट्रेड यूनियन भी आती थी, ट्रेड यूनियन, और मैं नीचे लिख रहा हूँ, हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल तो कम से कम रहा हूँ। ट्रेड यूनियन भी इसमें आती थी, इसमें जमींदार भी आते थे, और इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आता था। ये सब मिलके एक बनाते थे इलेक्टोरल बॉडीज, इलेक्टोरल बॉडी तो नहीं बोलूंगा, इलेक्टोरल कॉटेज बनाते थे। ठीक, अब ये जो इलेक्टोरल कॉटेज बना है, यानी चुनाव निर्वाचन मंडल, इसको हिंदी में बोलेंगे निर्वाचन मंडल। ठीक है, निर्वाचन मंडल। ठीक, अब ये निर्वाचन मंडल में जितने सदस्य आते थे ये चुनाव करते थे, ये चुनाव करके बनाते थे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो राज्य की मतलब विधायिका है, वहां पे राज्य की विधायिका है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां के सदस्यों का चुनाव करते थे स्टेट में। ठीक, अब ये जो स्टेट के जो सदस्य हैं ये आगे बढ़कर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों का चुनाव करते थे। अब आपको समझ में आ गया कैसे चुनाव होता था। ठीक, यही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, फिर आप आगे पढ़ते चले जाते हैं, वहां पे 3 आपको वर्ड मिलते हैं, कर, संपत्ति और शिक्षा। 3 आधार पर फिर चुनाव लोगों को वोट देने का राइट हो जाता था। 1909 का एक्ट समाप्त हुआ, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आगे का लेक्चर होगा 1919 के एक्ट पे, और 1935 के एक्ट को मैं 2 लेक्चर छोटे लेके आऊंगा, उसी में खत्म कर दूंगा, एक ही दिन में मैं लेके आऊंगा। बताइए 3 4 5 बना दूं, सब खत्म कर दूंगा एक ही दिन, बट लेक्चर में छोटे रखूंगा जिसमें आप प्रॉपर चीजें वो वाली देख लें, इसके बाद आगे बढ़ जाएं। बस नंबर ऑफ लेक्चर थोड़े ज्यादा हो जाएंगे बट टाइम उतना छोटा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, केवल पॉलिटी वाले सेक्शन में नहीं, स्टेट पीसीएस में आपको तो आपके लिए रामबाण हो जाएगा ये चैनल आगे आने वाले समय में, मैं बता रहा हूँ आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके हमें बोल सकते हैं, और कमेंट में हम आपको रिप्लाई भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज, एक टेलीग्राम लिंक मैं दे रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ जो होगी वो मैं आपको भेज दूंगा। अब देखिए इसी पे आप चले आएंगे, यहाँ पे लिखा क्या क्या है, देखिए इसको पार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। एक चीज यहाँ पे और देखिए लिखी है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपको पेपर में मिलता है लॉर्ड मार्ले, जॉन मार्ले, तो वो मत लगाना, इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगली वाली लाइन आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है,
प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत को अनुमति मिली, समझे। ये भी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में बजट संकल्प और अनुपूरक प्रश्न पूछने का काम बढ़ गया, समझे। मतलब जो मेंबर्स थे उनको अनुपूरक प्रश्न, फॉलोअप क्वेश्चंस पूछने का अधिकार मिल गया। लेकिन एक चीज इसमें देखिए नहीं लिखी है, मैं ये भी बता दूं, फॉरेन पॉलिसी, ठीक, पॉलिसी पे बहस नहीं कर सकते थे ये मेंबर्स, ठीक। बजट पर तो बहस करेंगे, फॉलो अप क्वेश्चन भी, जिसको अनुपूरक प्रश्न आप पूछते हैं, अनुपूरक प्रश्न आप बोलते हैं, वहां पर बहस करेंगे। लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे नो कमेंट, मुंह पे उंगली, ये वाला काम रहेगा, ठीक। तो यही है कि 1 लाख आपने दिए थे और आपको 5,000 रुपए दे दिए गए और आप कह रहे कि चलो ठीक है आगे कुछ और देंगे, ये वाली स्थिति थी। और ये वाला पॉइंट देखिए, इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्य परिषद, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान हुआ, ठीक। और ये जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है, ये कौन से मेंबर बनाए गए? तो ये कानूनी सदस्य बनाए गए थे, ठीक है, कानूनी सदस्य बनाए गए थे, या इसको ही यहाँ पर विधि सदस्य लिखा गया है, विधि सदस्य, ठीक है, ठीक। इतनी चीज आप याद रखेंगे। चलिए 1909 का एक्ट पूरा हुआ और छोटी से लेकर बड़ी चीजें हम लोगों ने सब देखी। अगला होगा 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट। इसके बाद सीधे में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएंगे और मजा आएगा। और इसके बाद में पूरे इसके जो क्वेश्चंस हैं सारे, मतलब जैसे 1935 का एक्ट खत्म होगा, जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछा गया, सारे क्वेश्चन हम लोग एक दिन बैठ कर डिस्कस करेंगे। एक दिन बैठ के 100 क्वेश्चन हो, 200 हो, 50 हो, 2000 क्वेश्चन हो, सब बैठ के डिस्कस करेंगे सब कुछ, ठीक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इतना पढ़ने के बावजूद, इतना पढ़ने के मतलब बावजूद नहीं, बाद में आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन लगाएं जाके, और अगर कोई डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट में मुझे बताएं, निराकरण उसका कर दिया जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए सेवा सिविल सर्विसेज के साथ में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।